आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं इसकी एक फ़ीस है, इसकी फ़ीस 10 रुपये है। आप ये जैज़ कैश हमारा अकाउंट है या जितनी आप पे कर सकते हो मोहम्मद नूर हसन के नाम से काइंडली पे कर दीजिएगा अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस का, ये हमारा 4th लेक्चर है और आज के टॉपिक में हम सेक्शन 11, 12 और 13 को देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 11 को देख लेते हैं जो कि इंटरम डिक्री से बात करता है। हमें इंटरम डिक्री से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्री क्या होती है। अच्छा, डिक्री को अगर तो किसी ने सीपीसी पढ़ी है या सिविल लॉ कोई जानता है तो उसे तो डिक्री का पता होगा, नहीं तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ये अदालत का हतमी फ़ैसला होता है। क्या होता है? हतमी फ़ैसला। मिसाल के तौर पर अदालत में आप केस लेकर गए हो कि जनाब मैंने 1 लाख रुपये, बैंक कहता है कि मैंने आप कस्टमर से लेना है और कस्टमर कहता है कि मैंने 50,000 देना है, बैंक मुझसे 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है, 50 तो मैंने लिया नहीं है। तो अदालत जो भी फैसला कर दे, बिल फर्द अदालत फैसला कर देती है कस्टमर के हक में, डिफेंडेंट के हक में, कहती है कि जनाब 50,000 ही बनता है। ये जो अदालत का आखिरी फैसला है कि 50,000 ही सिर्फ कस्टमर ने देना है, ये क्या कहलाएगा? डिक्री। और ये जिसके हक में होगा उसे हम क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर। और ये जिसके खिलाफ फैसला तो उसे हम क्या कहते हैं? जजमेंट डेटर। जेडी लिख रहा हूँ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है। इसके साथ हमारी आज की जो है लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंटरम डिक्री, डिक्री तो हो गया हतमी फैसला। अब जब एक केस चल रहा है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस अदालत को लगता है कि मैं पहले किसी चीज़ का फैसला कर दूं। आपको बात की नहीं समझ आएगी, इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि सेक्शन 11 ये कहता है कि अदालत के अंदर अगर तो एफिडेविट ऑन ओथ आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से और ये सर्टिफाइड है, और एफिडेविट ये कहता है कस्टमर की तरफ से कि जो डिस्प्यूट है नोट एक्सटेंड टू द होल क्लेम। मिसाल के तौर पर बैंक ने आप पे केस किया 1 लाख रुपए का, आपने कहा, अदालत कहती ठीक है। अब 1 लाख रुपए का आपके ऊपर क्या आ गया? केस आ गया। आप कहते हो कि जनाब ये आ गया प्लेंटिफ की तरफ से, जो कि हमारा कौन था? बैंक। अब कस्टमर डिफेंडेंट है जो कि कस्टमर है, वो कहता है जनाब मैंने 50,000 देना है, 50 मुझ पर क्या एक्स्ट्रा है। और अब क्या होगा? अदालत कहेगी कि जो डिफेंडेंट है ये 50,000 की हद तक मांग रहा है। एफिडेविट में उससे कहा है कि जनाब मेरा जो डिस्प्यूट है वो 50 की हद तक है, 50 मैं मानता हूँ कि मैंने देना है। अदालत क्या करेगी? इंटरम डिक्री। इंटरम डिक्री का दूसरा नाम है प्रिलिमिनरी डिक्री। अदालत क्या करेगी? वो कहेगी ठीक है, आप 50,000 रुपये क्या कर दो? जमा करवा दो। डिपॉजिट या सही लफ्ज़ है पे कर दो। पे किसको करना है? आपने प्लेंटिफ को कहेगी कि 50,000 रुपये क्या कर दो? पे कर दो। इससे हम क्या कहेंगे? इंटरम डिक्री। अदालत कहेगी पे अमाउंट दैट अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड जो अमाउंट है इसको क्या कर दो? पे। और ये जो अमाउंट होगी ये प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी किसी भी इसके पार्ट के ऊपर। इसकी हमने मिसाल को 1 लाख रुपए की मिसाल से समझ लिया, जिसमें डिफेंडेंट कहता है 50,000, बकाया जो 50,000 का केस है वो अदालत आगे चला लेगी। अच्छा, अब दूसरी बात प्रोविजो लिखी हुई है इसको कि जो आपका ये इंटरम डिक्री है आप इसको डिक्री समझेंगे। अच्छा, डिक्री इसको एग्जीक्यूशन के लिए भी डिक्री समझा जाएगा और अपील के लिए। एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं? एग्जीक्यूशन ये होती है कि अदालत ने क्या कहा, 50,000 की हद तक इसे क्या कर दिया? रिलीफ दे दिया प्लेंटिफ को, जनाब 50,000 आपका बन गया, ये ले लो। अब इसे जो लेकर देना है अदालत किस तरह लेकर देती है, अमल दरामद कैसे अपने फैसले पे करवाती है, इसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन। आगे इसकी प्रोवाइजो लिखी हुई है। प्रोवाइजो में लिखा है चूँकि हाई कोर्ट है और जो बैंकिंग कोर्ट है ये कभी भी जो एग्जीक्यूशन है, जो कि मैंने अभी बताया अमल दरामद की जो प्रोसीडिंग का है, तब तक उसको स्टे नहीं करेगी जब तक जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिक्री आई थी, फैसला आया था, वो जो अमाउंट एग्रीड है जिससे उसने कहा था जिसके कि मैं पे करूंगा इतना, मेरा डिस्प्यूट नहीं बता, जो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है वो पे ना कर दे। मिसाल के तौर पर डिफेंडेंट ने कहा कि जनाब मैंने 50,000 देना है लेकिन बैंक मुझसे 1 लाख मांग रहा है। अदालत ने इंटरम डिक्री दी कि बेटा तू जाके 50,000 जमा करवा प्लेंटिफ को। ये जो 50,000 रुपये ये क्या अनडिस्प्यूटेड था, तो जब तक जजमेंट डेटर इसको पे ना कर दे, ना हाई कोर्ट ना कोई बैंकिंग कोर्ट अपील में कभी भी इस प्रोसीडिंग को क्या कर नहीं सकती? स्टे नहीं कर सकती। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर एक और ख़ास बात ये लिखी हुई है कि जो आपकी अदालत है वो किसी भी स्टेज पर चाहे केस अपील, अच्छा अपील किसे कहते हैं? अपील ही होता है आपका केस है, आपके केस के खिलाफ डिक्री आ गई, अब सारी बात जजमेंट डेटर कहता है कि ये नाहक मेरे खिलाफ इंटरम डिक्री आई, वो इस फैसले के खिलाफ ऊपर अपेक्स कोर्ट में चला जाता है। अब बैंकिंग कोर्ट के ऊपर अपेक्स कोर्ट, अगर हाई कोर्ट इटसेल्फ ही बैंकिंग कोर्ट है तो उसका वो डबल बेंच डिवीजन बेंच सुन लेगा, तो अपेक्स कोर्ट में जाके इस्तदा करता है कि इस डिक्री को खारिज किया जाए, इसे हम कहते हैं अपील इन शॉर्ट। तो
तब तक अपील, अगर अपील में चल भी रही है आपकी इंटरिम डिक्री के ऊपर, तो आपकी जो कोर्ट है उसके पास अख्तियार है वो क्या कर दे, इंटरिम डिक्री को मॉडिफाई भी कर सकती है और चेंज भी कर सकती है। अगला रूल इसके अंदर एक और रूल ये लिखा हुआ है कि आपका जो है ना अदालत अब आपको इंटरिम डिक्री दे दी 50,000 की, 1 लाख रुपए का क्या टोटल क्लेम था, अब रिमेनिंग 50,000 का केस चल रहा था। अब आगे होता है कि अदालत जो है ना 50,000 का क्लेम भी प्लेंटिफ जीत जाता है और अदालत ये कहती है कि 1 लाख का जो पैसे हैं ना ये डिफेंडेंट ने किसे देने हैं, प्लेंटिफ को। अब डिफेंडेंट फिर अगला रूल ये कहता है सेक्शन 11, जो इंटरिम डिक्री में से 50,000 पे कर दिया था इसे क्या करेंगे, हम माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो फिर अब कितना पे करने वाला रह गया डिफेंडेंट का, सिर्फ 50,000। टोटल से 1 लाख ही पे किया, 50,000 उसने इंटरिम डिक्री में पे कर दिया था, बकाया 50,000 अब उसने फाइनल डिक्री में। अब फिर समझ लें इंटरिम डिक्री ये होती है कि जब कोई केस अदालत के अंदर आता है, सेक्शन 11 ये कहता है कि अदालत देखती है कि एफिडेविट आया, ओन ओथ आया और जो डिस्प्यूट है ये पूरे क्लेम का नहीं है, मतलब कि डिफेंडेंट ये नहीं कहता मैंने 1 लाख रुपए लिए ही नहीं है, डिफेंडेंट इतना मानता है 50,000 की हद तक एडमिट करता है कि जनाब मैंने लिया है, तो अदालत ये करेगी कि बेटा अगर लिया है तो फिर 50,000 तो दो आप, बकाया जो 50,000 का वो केस चला उसका हम फैसला कर लेते हैं। तो रूल ये है कि जब अदालत फाइनल डिक्री देगी, तो सर इंटरिम पहले डिक्री, फाइनल डिक्री देगी, अगर प्लेंटिफ पूरा क्लेम ले लेता है तो उसका 50,000 माइनस कर दिया जाएगा, या वो अमाउंट जो उसने इंटरिम डिक्री में डिफेंडेंट ने जजमेंट एंटर ने पे की थी उसे माइनस कर दी जाएगी। ये थी हमारी इंटरिम डिक्री। नेक्स्ट हमारा आ गया सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या करता है, पावर टू सेट असाइड डिक्री। अच्छा, सेट असाइड का मतलब क्या होता है जनाब, काल अदम करार देना, ख़त्म करना। वैसे सही लफ्ज़ क्या है, काल अदम करार देना, कि जो उसने अदालत ने डिक्री पास की है, फैसला किया है, उसे आप ख़त्म कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 12 बात करता है, ये उस डिक्री की बात करता है जो पास हुई है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। अच्छा, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में ये था कि जब आपके को सम्मन मिल गया है और अदालत आपको क्या देती है, 30 दिन का टाइम देती है कि आप आकर क्या अपना लीव टू डिफेंड फाइल करो अदालत के अंदर आकर, और आप नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ये कहता था, तो ये समझा जाएगा कि आपने जो इल्ज़ामात आप पर प्लेंट के अंदर आपको प्लेंटिफ ने लगाए हैं, मुदई ने लगाए हैं दावे के अंदर, वो आपने तस्लीम कर लिया, आपने कहा हाँ ये मुझसे गलती हुई है जो भी, तो आपने अगर तो उस बिना पर आपका दावा खारिज हुआ है और आप चाह रहे हो कि वो जो आपका खिलाफ फैसला आ गया है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का कि आपने लीव टू डिफेंड नहीं जमा कराई और आपके खिलाफ अदालत आ गया और आप चाहते हो कि अदालत आपको सुने, आपको मौक़िफ़ ले, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने ये कंडीशन फुलफ़िल करोगे तो आपको दोबारा एक मौका दिया जा सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि डिक्री कौन सी हो, जो पास हुई हो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। आपने फिर 30 दिन के अंदर कितने दिन के अंदर विद इन 30 डेज़ के अंदर आपने अदालत में क्या दी हो, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन दोगे और उसका ग्राउंड क्या होगा, किस बिना पर दोगे कि एक तो आप कहोगे कि जनाब मुझे सम्मन नहीं मिला था, अगर सम्मन नहीं मिला था तो आप 30 दिन है, या आप 30 दिन के अंदर करोगे। अगर तो आप कहते हो कि जनाब आपको सम्मन नहीं मिला तो फिर अदालत ये कहती है कि आपको जब आपके इल्म में ये बात आई है कि आपके खिलाफ डिक्री आ गई तब आप अदालत में आ जाओ, और अदालत में आके आप कोर्ट को क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे कि अपनी सफिशिएंट कार्ड किस वजह से नहीं आप आ सके अदालत में। अगर आप ये जो 4 चीज़ें लिखी हैं ये आप फुलफ़िल कर लेते रिक्वायरमेंट, तो अदालत फिर क्या करेगी, अदालत सबसे पहला काम अदालत क्या करेगी, जो डिक्री उसे अपना फैसला दिया होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 उसे सेट असाइड कर ख़त्म कर देगी। फिर अदालत आपको कहेगी कि जनाब मिनिमम 1/3 जमा करवाओ। मिसाल के तौर पर अगर 75 लाख की डिक्री है, मतलब 75 लाख रुपए का क्या था फैसला, अगर अदालत ने उसके हक़ में कर दिया था प्लेंटिफ के हक़ में डिक्री होल्डर के, तो आपको कहेगी कि इसका मिनिमम 1/3, इसका 1/3 कितना बनेगा, 25 लाख रुपए आपको अदालत क्या करेगी, पे करो। आप इसे फिर 25 लाख रुपए पे करोगे तो अदालत क्या करेगी, दूसरा आपको कोस्ट डाल सकती है, जुर्माना कर सकती है कि भाई जुर्माना अदा करें। फिर आपको टाइम दिया जाएगा 10 दिन का कि 10 दिन के अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करें। लीव टू डिफेंड फाइल कैसे होता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारा लेक्चर 3 है जिसके अंदर हमने सेक्शन 10 के अंदर डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो आप वहाँ से जाकर से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा लीव टू डिफेंड फाइल करें। लीव टू डिफेंड इस सारे प्रोसीजर के तहत आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 12 के तहत जो आपके खिलाफ एक फैसला आया था सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का,
उसे आप ख़त्म करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया सेक्शन 13 जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ सूट की। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्पोजल ऑफ सूट कहते किसे हैं। अच्छा, केस को चलाना कैसे, डिस्पोज ऑफ कहते हैं चलाना, केस को चलाना कैसे है। अच्छा, इसके आपके 4 सब सेक्शन है, 1, 2, 3 और 4। सब सेक्शन 1 में कहता है कि जैसे ही लीव टू डिफेंड अगर अदालत के अंदर आ जाता है तो लीव टू डिफेंड के आने के 90 दिन के अंदर विद इन 3 मंथ्स के अदालत ने क्या करना है, केस को ख़त्म कर देना है। केस को सुनकर ख़त्म करना है 90 दिन के अंदर। अगर तो कहते हैं कि डिले होता है, 90 दिन से टाइम ज़्यादा होता है, वो केस का टाइम ज़्यादा होता है, डिफेंडेंट डिले कर रहा है, डिफेंडेंट क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, तो अदालत क्या करेगी, इसको जुर्माना कर देगी। क्या कर देगी, जुर्माना। सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि अगर अदालत ये देखे कि डिफेंडेंट डिले नहीं कर रहा, डिफेंडेंट डिले नहीं कर रहा, किसी और वजह से डिले हो रहा है, तो फिर जुर्माना नहीं होगा। सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि अदालत ने सबसे पहली बात तो ये कि स्पीडी काम चलाना है, जितना स्पीडी वो केस को चला सके चलाना है। और अगली बात, अगर उसे कभी भी तारीख देनी पड़े तो 7 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं देनी, मैक्सिमम 7 डे की तारीख देनी। अगली जो तारीख पे तारीख वाला काम इधर नहीं होगा। 2 तारीख के दरमियान कितने दिन का वक्फा होगा, 7 दिन का। चौथे नंबर पे बात कर रहा है कि अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो गई है, एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है, अब कोई भी एक ऐसा गवाह जो अदालत में नहीं आ सकता बयान देने, तो वह एफिडेविट जमा करवा देता है ऑन ओथ, और अदालत अब क्या करेगी, उसे ट्रीट करेगी एज एग्जामिनेशन इन चीफ। अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, जब भी कोई गवाह अदालत के अंदर आता है तो पहले अपना एक बयान रिकॉर्ड कराता है, उसे कहता है एग्जामिनेशन इन चीफ। उस बयान के ऊपर जो मुखालिफ वकील है वो क्या करता है, जरा करता है। उस जरा को क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा, उस क्रॉस एग्जामिनेशन कब होती है, उसके बयान के ऊपर। तो उसके एफिडेविट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ। और इसी एफिडेविट के ऊपर दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। ये था हमारा सेक्शन 13।